हेलो नमस्कार, मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट आपका, इसमें आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन आपके ठीक ठाक हैं, अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको मालूम है ही है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक में है और फिक्स आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो उस टाइम का आप यूज करिए अच्छे से। इधर उधर मत भटको, आप सही जगह पे आके सही से तैयारी करें, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा आपसे, ये कह रहा संख्या x, ये बोला आपसे संख्या x ये बोला आपसे संख्या x तथा y सम संख्याएं हैं। यानी कि जो आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या आपके पास x है और एक संख्या आपके पास y है, और दोनों संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। दोनों नंबर्स कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। तो उसने कहा है आपसे एक्स वाई सम संख्याएं हैं, तो एक्स वाई को आप कोई नंबर मानेंगे इवन नंबर्स, और एक्स वाई का मान आप पुट करेंगे यहाँ पर और वहां पर। तो ये पूछ रहा आपसे इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो ओड है, जो विषम संख्या है। तो आप क्या करेंगे भाई, एक्स वाई क्या है, सम संख्या है, तो आपकी इच्छा, आप कुछ भी मान लो, 100 200 500, लेकिन होनी चाहिए आपके पास इवन नंबर। तो हम तो क्या करेंगे, आसान नंबर लेंगे। आसान नंबर कौन से आपके पास, 2 और 4। तो हम मान लेंगे एक्स क्या है, 2, लेकिन हम तो वाई को भी 2 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई उसने आपसे थोड़ी कहा कि सेम संख्या नहीं है, भाई आपने ये कहा है बस एक इवन नंबर से हैं दोनों, ये नहीं कहा आपने कि ये नंबर अलग हैं सेम है। तो हम दोनों संख्या मान लेंगे कि 2 2 हैं, भाई ये भी सम है ये भी सम है। अब एक्स वाई का मान आप पुट कर देंगे ऑप्शनों में। अब एक्स का मान कितना है, 2, वाई का मान कितना माना आपने, 2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर आपको मिल गया 5। यहाँ चेक करो, एक्स का मान कितना आपके पास में, 2, वाई का मान कितना आपके पास, 2 2 2 2 4 2 6, यहाँ पर आपको मिलेगा 6। अब यहाँ जाओ आप, x का मान कितना है, 2, y का 2 है मान, और x का मान 2 माना आपने और y का मान 2 माना आपने। तो 2 दूनी 4, 4 + 2 6, 6 2 8, ये वैल्यू मिल गई आपको 8। एक्स वाई का मान यहाँ पुट कर दो आप। x का मान क्या माना आपने, 2, और y का मान क्या है, 2। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ मिल गया आपको 8। आपसे पूछा कौन सी एक विषम संख्या है, तो विषम कौन से वाली है, 5। भाई बाकी तो आपकी इवन नंबर से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन तो आपका आसानी था ये। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इनकम्प्लीट से है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे इसका मान पूछा, ये कह रहा आपसे 0.7 की पावर 2 प्लस 0.07 की पावर 2 का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप, 0.7 की पावर 2 निकालनी है आपको और प्लस करना है कितना, 0.07 की पावर 2। आपको पता है जब इसकी आप पावर 2 करेंगे तो 7 की पावर 2 मिलेगा आपको 49, और एक अंक के बाद क्या है, पॉइंट आपकी। अगर पावर 2 करेंगे तो वो पॉइंट पहुंचेगी आपकी 2 अंक के बाद में। अगर पावर 3 करेंगे आप तो वो पॉइंट पहुंचेगी आपकी 3 अंक के बाद में। तो यहाँ पे क्या है, 1 अंक के बाद पॉइंट आपका, तो ये पहुंचेगा 2 अंक के बाद में, तो 1 2, ये आ जाएगा 0.49। यहाँ जब आप, यहाँ भी 7 है 7 की पावर 2 कितना होगा आपके पास, 49। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 2 अंक के बाद क्या है, पॉइंट है। अगर पॉइंट आपकी है 2 अंक के बाद में, तो पावर 2 करने के बाद में वो पहुंच जाएगी आपकी 4 अंकों के बाद में। तो एक अंक आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, तो 0 1 लगा दो, 1 0 आप और लगा दो, और यहाँ लगा दो आप पॉइंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली, इसकी वैल्यू आपकी मिलेगी ये वाली। अब दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 0.4949। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा आपसे
हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर इन 2000? 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? गुणनखंड का मतलब फैक्टर। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि एक या दो के कितने फैक्टर हैं, संख्या दो के कितने फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब है कि संख्या दो किन किन नंबर से कटती है, या संख्या दो कितने नंबर से कटती है। तो जो आपकी दो संख्या है, एक से कटती है आपकी ये, या दो से कटेगी, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? दो। कोई आपसे पूछे जो तीन है, ये तीन कितनी संख्याओं से कटती, मतलब इसके कितने फैक्टर हैं, तो कैसे करेंगे आप? तीन कटेगी एक से या तीन से कटेगी, तो तीन के हो गए दो फैक्टर। आपसे कोई पूछे चार के कितने फैक्टर हैं, तो चार एक से कटेगी, चार दो से कटेगी, चार चार से कटेगी, तो चार के हो गए तीन फैक्टर। तो फैक्टर या गुणनखंड का मतलब है कि कोई संख्या कितने नंबर से कटती। तो ये आपको निकालना है यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे आप? 2000 के आप करेंगे फैक्टर। तो 2000 के आपको फैक्टर करने हैं सबसे पहले। तो 2000 को आप क्या छाप सकते हैं? 2 इंटू 1000। यहाँ तो कोई डाउट थोड़ी किसी का। फिर आप क्या छाप लेंगे? 2 इंटू 10,000, ये लिखा आपका 1000, सॉरी 1000 लिखा आपका ये 1000 को आप क्या छाप सकते हैं? 10 की पावर 3। आपको करना क्या है? 2000 को फैक्टर करने हैं। फिर फैक्टर करने के बाद में आपको करना क्या है? इनको आपको अभाज्य संख्याओं के मतलब आपको लिखना है प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? ये आ गया 10,000 की पावर 3। फिर क्या करेंगे आप? इसको 2 इंटू, इस 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5, और पूरे की पावर कितनी है? 3 है। इसे आप और क्या छाप सकते हैं? 2 इंटू 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 3। भैया आपको पता है कहीं अगर लिखा है a इंटू बी की पावर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इसकी पावर भी 10 है और ये इसकी पावर भी 10 है। इसका मतलब है a की पावर 10 इंटू बी की पावर 10। इसका मतलब ये है। तो सेम कहानी आपकी यहाँ पे भी है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? जो सेम नंबर है, भाई दुनिया में किसी भी नंबर की पावर कम से कम एक तो होती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 तो आपका लिखा है। अब यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, और जब आपका बेस सेम होता है तो पावर आपकी जुड़ जाती है। जैसे कहीं पर अगर लिखा है a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 लिखा हुआ, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है? बेस ये आपका, यहाँ बेस सेम है। अगर आपका बेस सेम है तो पावर आपकी जुड़ जाती है। तो 3 2 कितना हो गया? a की पावर 5। यानी कि चाहे तो आप इसे ऐसे लिखो, चाहे आप इसे ऐसे लिखो, बात क्या है? इसकी सेम ही है। तो यहाँ से आपने देखा अगर बेस आपका सेम है तो आपकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, 2 इसका बेस है, इसका बेस भी 2 है, तो 2 को आप छापेंगे नीचे और पावर को आप जोड़ देंगे। 3 और 1 4, तो पावर आ गई 4 इंटू 5 की पावर 3। तो आपको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आपको मिल गया प्राइम फैक्टर्स। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपको निकालना है धनात्मक गुणनखंड, पॉजिटिव फैक्टर निकालने हैं आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको निकालना है पॉजिटिव फैक्टर। तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव फैक्टर के लिए इस चार में आप अपने पास से एक जोड़ देंगे। जैसे ही आपके कोई प्राइम फैक्टर्स में नंबर आएंगे ना, तो उनकी पावर में आपको हमेशा एक जोड़ के गुना कर देनी है। यहाँ पावर 4 लिखी हुई है, 4 में आप एक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 में आप अपने पास से एक जोड़ देंगे, 3 में आप अपने पास से एक जोड़ देंगे, 4 और 1 5 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 1 4 हो गया, तो 5 और कितना होता आपका? 20। तो आपके प्राइम पॉजिटिव फैक्टर कितना आ गया आपके पास में? 20। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 5। भाई यहाँ पे आपका मिस प्रिंट है, यहाँ पे आपका 3 लिखा है यहाँ पे। तो ये सवाल है आपका, और ये आपका आपको सोल्व करना है। अगर ये सवाल आपने कहीं देखा हो तो आपको याद आ गया होगा। भाई ये जो आपका ऊपर लिखाना है, ये एक फॉर्मूला होता है आपका। फॉर्मूला आपका क्या होता? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का एक फॉर्मूला होता आपका। ये होता आपका a प्लस बी इंटू a की 2
प्लस बी की 2 और आपका माइनस ए बी, ये आपका होता है इसमें फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखा है 27 की पावर 3 और 23 की पावर 3। अगर इसको आप देख रहे होंगे तो आपको दो ही तरह के नंबर दिखाई दे रहे होंगे। पहला नंबर कौन सा आपको 27 और दूसरा आपका है 23। दो तरह के नंबर हैं, एक तो आपके पास 27, एक आपके पास में 23। तो आप क्या करेंगे, ए इजगल टू मान लेंगे आप क्या 27 और बी इजगल टू आप क्या मान लेंगे 23। तो जहां पे 27 आपको दिखाई देगा, जहां पे भी आपको 27 दिखाई दिया वहां आप छापेंगे ए, और जहां भी आपको 23 दिखाई दिया वहां आप छाप लेंगे बी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मानेंगे आप ए की पावर 3, इसे आप मानेंगे ए की पावर 3 प्लस इसे आप मानेंगे बी की पावर 3। अब नीचे आ जाओ आप, ये है ए की पावर 2 क्योंकि 27 क्या माना आपने ए माना, ए की पावर 2। फिर आपका है माइनस 27 को आपने ए माना है और 23 को आपने बी माना है, तो माइनस हो गया ए बी। और फिर आपका है प्लस, ये 23 है, 23 को आपने बी माना है, तो ये हो गया आपका बी की पावर 2। अब ये बताओ, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपका सेम है ना, तो इसको आप खोलो, इसको आप खोलो, ये बनेगा आपका ए प्लस बी इंटू ए की 2 प्लस बी की 2 और माइनस ए बी। और नीचे क्या है इसके, नीचे आपका है ए की 2 प्लस बी की 2 और माइनस ए बी। भाई ना आगे पीछे कर दिया, बात तो आपकी सेम ही है, नंबर तो आपके सेम ही है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये नंबर और ये नंबर आपका सेम है, तो इससे ये कटेगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या, आपका यहाँ बचेगा ए प्लस बी। और ए की वैल्यू क्या मानी आपने 27, बी की मानी 23, तो 27 प्लस 23 कितना हो गया 50। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 50। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे अगर इसका फॉर्मूला या इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे विद इन सेकेंड, देखते ही आप इसे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आपको पता है, ये ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी है, और आपको पता है ऊपर से क्या आएगा ए की 2, यहाँ से बनेगा आपका, ये फॉर्मूला आपका है ए की 3 प्लस बी की 3 का, तो यहाँ बनेगा आपका ए प्लस बी इंटू ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी। तो आपको ये पता होगा कि ये सीधा कटेगा, आपके पास ए प्लस बी बचेगा 27, 23, 50। ये आपको लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद में, प्रैक्टिस से पहले ऐसा कभी आपके सपने भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि पी की जो आय, यदि पी की आय का 40% क्यू के 75% के बराबर है, तो क्यू की आय पी की आय का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे तुलना किससे हुई है ये बताओ आप, यहाँ पे तुलना हुई है क्यू की, और हुई किससे, पी से। क्यू की आय पी की आय का कितना परसेंट है, तो पहला काम क्या आपका, पी और क्यू का अनुपात निकालना। तो पी क्यू का पहले निकालेंगे हम अनुपात। ये कह रहा है यदि पी की आय का 40%, मतलब पी की आय तो आपको मालूम नहीं है, तो पी की आय आप पी मान लो कि पी की आय कितनी है, पी की इनकम पी है, तो पी की आय का 40%, तो 40/100, सिंपल सी बात अपन छाप ली। और किसके बराबर है, क्यू की आय के 75% के, जो क्यू की इनकम क्यू मान लो आप, और उसका 75% के बराबर है। अब दोनों के यहाँ इक्वेट कर दो उसको आप, क्योंकि उसने इक्वल कहा आपसे, तो इस 100 से आपका ये 100 गया, 5 8 जा 40 और 5 से गया ये 25 टाइम, 15 टाइम, 15 पंजे 75। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 8p इक्वल टू कितना आ गया 15q। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो p बाई क्यू, बाई क्यू नीचे पहुंचेगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 15/8। इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की 15 है, q की कितनी है 8, मतलब p की जो इनकम है वो 15 रुपये है और जो q की इनकम है वो 8 रुपये है। आपसे क्या कहा, क्यू की आय पी की आय का कितना परसेंट है, तो हमेशा आपको नीचे वो वाली वैल्यू छापनी है जिससे आपको तुलना करनी है। यहाँ पे तुलना करी है किससे, क्यू की आय पी की आय का, तो पी से तुलना की है, तो पी की इनकम कितनी 15, तो जिससे आप तुलना करेंगे उसको आप छापेंगे नीचे, और तुलना किसकी हुई है उसे आप छापेंगे ऊपर। तो तुलना हुई है क्यू की, और क्यू के पास कितना है 8 रुपये, और उसने बात किया परसेंटेज में, तो आप इंटू 100 कर देंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 8 दूनी 16, मतलब 20 8 कितना हो गया 160, डिवाइड बाई क्या कर देंगे आप 3,
तो देखते इसका आप आंसर लगा देंगे 53.33। जैसा आप इसे काटेंगे तो 3 पंजे 15 मिलेगा आपको, फिर आपको 10 मिलेगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1/3 बचेगा आपके पास। इसका मतलब होता है आपका 33.33। तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन सवालों को। अगर आपके समझ में आ रहे हो तो आपका पहला काम क्या है, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आप लाइक करेंगे, बाकी इसको शेयर करेंगे। एक काम आपको और करना है, अच्छा से कमेंट भी करना आपको। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपसे कहा है इसने, यदि ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है, ए और बी के पास में 9:5 के अनुपात में क्या है, अमाउंट है। यदि ए बी को 10 रुपये देता है तो उनके पास राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि होगी या थी। ये पूछ रहा इनिशियल स्टेज में ए और बी के पास में रेस्पेक्टिवली कितना कितना अमाउंट होगा। इनिशियल की बात कर रही है आपसे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ए के पास कितना अनुपात है 9 और बी के पास कितना है 5। ऐसा मान लो कि ए के पास कितने रुपए हैं 9 रुपये और बी के पास कितना पैसा है 5 रुपये। ए ने बी को दिए और दिए कितने हैं 10 रुपये, तो रियल में तो दिए हैं 10 रुपये ताकि ए और बी के पास में इक्वल राशि हो जा। अब ये बताओ, अगर एक बंदा ए है, एक बंदा आपके पास बी है, ए के पास मान लो कि 20 रुपये हैं और आप ऐसा मान लो कि बी के पास 10 रुपये हैं। अगर दोनों के पास में आपको इक्वल राशि करनी है तो कैसा करेंगे आप। अगर ए के पास 10 रुपये फालतू हैं, अगर वो आपने बी को दे दिए तो उसके पास पैसा अधिक हो जाएगा ए से। तो आपको जब कभी ऐसी कंडीशन में दोनों नंबर को इक्वल करने पड़े तो आप क्या करेंगे, अगर जैसे ए के पास आपको मान लो कि 10 रुपये हैं और बी के पास आप मान लो कितना है 20 रुपये है, हमें इन दोनों को इक्वल करने हैं। इसके पास कितना एक्स्ट्रा है 10 रुपये, अगर इसके आपने 10 रुपये लेकर इसको दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तो आपका काम क्या है, दोनों बंदों में जिसके पास फालतू पैसे है उससे आप वो ले लो। अगर इससे इसके पास है 10 रुपये फालतू, इससे आप 10 ले लो तो इसके पास कितने बचे 10 रुपये, और 10 रुपये ले गए उसको आप डिवाइड कर दो दोनों के पास में। 10 का आधा कितना हो गया 5 5 5 तो आप इसको दे दो, 5 आप इसको दे दो, तो इसके पास कितना हो गया 15, इसके पास 15। कहने का मतलब ये हुआ, अगर दो बंदों के पास में इक्वल राशि करनी है आपको तो जिसके पास फालतू है उसका वो फालतू लेके दो जगह आप डिवाइड कर दो इक्वली। सेम कहानी यहाँ पे, अगर हमें अनुपात में इक्वल करना हो तो ए के पास कितना फालतू 20 है, ए के पास फालतू है 4 रुपये 20 है। अब 4 क्या करेंगे आप, बी ए से 4 रुपये लेकर उसका आधा आधा बांट देंगे। जैसे ही आप ए से 4 रुपये लेंगे तो ए के पास कितने बच जाएंगे 5 रुपये और बी के पास तो आपके 5 रुपये हैं ही है। अब ए से आपने 4 रुपये लिए और 4 रुपये लेने के बाद में आपने क्या करे, बी को 2 रुपये देंगे आप और ए को भी 2 रुपये देंगे, तभी जाकर इसकी राशि क्या हो जाएगी इक्वल। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ए जो है ना बी को राशि को इक्वल करने के लिए 2 रुपये देगा अनुपात में। अगर ए ने 2 रुपये दिए हुए बी को तो ए के पास 9 थे तो ए के पास बचेंगे 7 रुपये और बी के पास 2 रुपये चले गए तो बी के पास भी कितने हो गए 7 रुपये। तो राशि कितना हो गया 1:1 हो गया। मतलब राशि इक्वल करने के लिए ए बी को देगा 2 अनुपात और रियल में दिए कितने हैं 10, तो 2 अनुपात का मान कितना आ गया 10, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया यहाँ से आपको 5 रुपये। मतलब 1 अनुपात है 5 रुपये के बराबर। उसने पूछा इनिशियल स्टेज में इनके पास कितना कितना पैसा है, 1 अनुपात का मान 5 तो 9 अनुपात का मान कितना हो गया 45। ए के पास 45 और 5 5 कितना हो गया 25, तो बी के पास कितना 25 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे बातों को। कोई डाउट आपका किसी का हो तो बताओ आप कमेंट में। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। ये सवाल है आपके पास एवरेज का। ये कह रहा आपसे 43, 21, 68, 97, 39 तथा एक्स का औसत कितना है 52 है, यानी कि हर एक बंदे की जेब में कितना पैसा है 52 रुपये। तो एक्स का मान क्या है, तो एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास तरीके तो बहुत हैं भाई। आपके पास एक फॉर्मूला भी है बेसिक वाला, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब एवरेज इजकल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो आपके पास ये तरीका है, एक आपके पास है एविएशन डेविएशन का, ये वाला आप यहाँ पे फॉलो करेंगे।
अब एवरेज कितना है 50 है सभी का, मान लो एक्स भी कितना है 85 है, भाई सभी का एवरेज कितना 52 है, तो हम ऐसा मानेंगे सभी का एवरेज कितना है 52 है, तो एक्स का मान भी 52 ही है, ऐसा हम मान लेंगे अपने पास से। आप बताओ ये जो पहले वाली संख्या है यो एवरेज से कितना कम है, 9 कम है। आप जाओ 21 के पास में, 21 52 से कितना कम है बताओ भाई 31। आप जाओ आप 68 के पास में, जो 68 आपके पास में है यो एवरेज से कितना दिख है 16 दिख गया, +16। इसके बाद जो 97 है ये 52 से कितना दिख है बताओ, 52 से कितना दिख है 45, ये अधिक है 45। अब यहां गए आप 39 के पास, 39 कितना कम 52 से 13 -13। ऐसा आपको छाप लेने हैं भाई, जो भी संख्या है ना आपकी वो एवरेज से कितना कम है, अगर कम है तो आप छापेंगे माइनस में, अगर वो अधिक है तो उसे आप छाप लेंगे प्लस में। अब यहाँ पे आप देख लेंगे ओवरऑल में है क्या, डेटा जो आपके पास में है वो प्लस में है कि माइनस में है। तो हम यहाँ पे गए 31 9 कितना हो गया आपके पास माइनस के 40, 40 3 43 10 53, ये हो गए माइनस के 53। अब जोड़ लो आप अब आप ऐड करो प्लस वाले, 16 5 21 और 40 कितना हो गया 61 हो गया, यानी कि प्लस के 61 हो गया। इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना हो गया प्लस के 8। यहाँ पे कितना डिफरेंस आपका प्लस का 8, प्लस का 8 का मतलब क्या है कि जो नंबर संख्याएं लिखी एक्स को छोड़ गए इनके पास 8 रुपए अधिक है, किससे एक्स से। जो आपके हमने एक्स का मान माना था कितना, हमने एक्स को माना कितना था 52, हमने माना कि एक्स की वैल्यू कितनी 52 है, लेकिन 52 जब होती जब इनका डिफरेंस 0 होता। अब यहाँ पे हुआ क्या प्लस का साइन 8 आ गया, प्लस के 8, प्लस के 8 का मतलब है इन नंबर के पास में एक्स की वैल्यू से 8 रुपए अधिक है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें कर देंगे -8, तो इजकल टू कितना आ गया 44, तो इसका एवरेज कितना आ गया 44। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे बातों को, अगर नहीं समझे तो आपके पास एक फॉर्मूला भी है, एवरेज इजकल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, उसका आप यूज करना और सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और ये आपका है ब्याज का सवाल, और ब्याज भी कैसा है जो बच्चों वाला है, साधारण ब्याज। तो इसमें आपसे कहा है, क्या कहा आपसे कि एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी है 6% प्रति वर्ष, और अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है 9%, तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात आफ्टर 6 ईयर्स जो ब्याज दर आपके पास वो कितनी है 10%, और 9 वर्ष के अंत में जो कहानी है ना पूरी वो 9 वर्षों की है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी, तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होता कितना अपने आप में 100%। तो चलो निकालते इस सवाल को। आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू होता आपका RT%। ब्याज में भाई साधारण ब्याज होता क्या है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट, दर का और टाइम के आप गुणा कर देंगे तो आपको ब्याज के रूप में साधारण ब्याज मिल जाएगा आपको। तो आइए चलते हैं करते हैं इस सवाल को। तो ये कह रहा पहले 3 वर्षों के लिए, तो टाइम कितना 3 ईयर, और रेट कितनी इसकी, पहले 3 वर्षों के लिए इसकी रेट है 6%। ठीक है भाई, अगले 3 वर्षों के लिए इसकी रेट कितनी है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है 9%। फिर आपसे क्या कहा, तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात जो ब्याज दर आपकी है 10%। आप बताओ कहानी चली 9 साल तक, और 9 साल में से आपके पास 3 3 6 साल आ गए, 3 ईयर आपके पास, 9 में से 6 साल आपके हो गए, तो आपके पास बचे रिमेनिंग 3 ईयर्स, 3 साल आपके पास और बचे, और इन 3 सालों के लिए आपके पास ब्याज दर कितनी है 10%, 10%। ये आ गया आपके पास टोटल ब्याज 9 सालों का, लेकिन ब्याज मिला कितना आपको 1650। इसको एक बार आप ऐड कर लो, 6 × 18, 9 × 27 और 10 × 30, ये आपका बन गया ब्याज परसेंटेज में 30 20 50 10 80
नहीं 30 20 50 10 60 और 8 7 15, तो कितना हो गया 75। तो आपका ब्याज बन गया 75% परसेंटेज में, लेकिन ब्याज है कितना आपके पास 1650 रुपये। अब आप क्या करेंगे 25 थी 75, या ऐसा करो आप 25 थी 75 ही क्या करो उसमें आप, अगर आप 75 से काटेंगे इसको तो ये सीधा कटेगा 22 बार, 75 ही कम 75, तो 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 22। तो हमें निकालना है 100% का मान, तो हम क्या करेंगे इस एक में 100 से गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 100%, और इसी 100 से आप यहाँ पर गुना करो तो आपको क्या मिलेगा 2200। तो 100% की वैल्यू आ गई 2200। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो राशि जमा की थी वो की थी आपने 2200 रुपये जमा किए थे आपने। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे बातों को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? भाई जैसे आपका रेट बढ़ेगा तो आपकी जो खरीदारी है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस सवाल में आपको कुछ भी छापना नहीं है, कलम और पेन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना, बस आपको इस्तेमाल करना है तो किसका करना है, माइंड का इस्तेमाल करना आपको। तो यहाँ पर इसने कहा है कि 20% का इंक्रीजमेंट हो गया तो आपके हिस्से में 3 किलोग्राम चीनी कम आई है। हम क्या करेंगे, आपका जो आर्टिकल है इसको बिल्कुल महंगा कर देंगे। महंगा कितना आपका 100%, पूरी वृद्धि कर देंगे। तो 20% की वृद्धि हुई, हमें करनी है 100% की वृद्धि, तो 20 को बनाओ आप 100%, तो 20 पंजे 100, तो 1 अनुपात का मान आ गया 5। इस 5 की आप गुना करो 3 में, तो 5 दिया 15। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टाइम में आप 15 किलो चीनी परचेस कर रहे हो, कितने पैसों में, 120 रुपये में। तो 1 किलो चीनी कितने की हुई भाई, 15 किलो चीनी 120 रुपये की, तो 120 को आप 15 किलो से भाग कर दो, 15 अट्ठे 120। तो आज के टाइम में चीनी का मूल्य कितना है 8 रुपये पर केजी। तो इसका जो बढ़ा मूल्य कितना है 8 रुपये पर केजी। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे सवालों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने बच्चों वाला सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है, दिमाग आपको लगाना नहीं है, दिमाग को आपको रखना है संभाल के अपने पास। तो ये कह रहा आपसे यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है, डिस्काउंट कितना है 30% का, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है? आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको ये बताओ इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आपको किस किस की नीड है? आप सीपी रखोगे, एमआरपी भी आपको निकालना है और आपको एसपी भी निकालना है। प्रॉफिट या लॉस आप काउंट कहां करते हैं? सीपी पे। और आप प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आप कब पता कर पाते हैं? जब आपके पास में सीपी हो और आपके पास में सेलिंग प्राइस हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ना तो गिवन है सीपी और ना ही गिवन है यहाँ पे आपका एमआरपी और ना ही गिवन आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो तीनों हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीपी कुछ मान लेंगे, कुछ एमआरपी मान लेंगे हम यहाँ पे, और कुछ आप यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, सेलिंग प्राइस मान लेंगे। भाई कोई भी आर्टिकल हो जब प्रोड्यूस होता है वो, तो उस पर कोई ना कोई कॉस्ट आती है, कोई लागत मूल्य उसका होता है। तो हम यहाँ लागत मूल्य मान लेंगे 100 रुपये। हमने माना सीपी कितना है किसी आर्टिकल का 100 रुपये। अब इसने क्या करा, इस बंदे ने अंकित मूल्य जो है ना, एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो 100 का 60% कितना आ गया 60 रुपये। तो उसने अंकित मूल्य क्या छापा 160 रुपये, और फिर आपको दे रहा है 30% का डिस्काउंट। तो 160 का 30% कितना हुआ 48। भाई इसका 10 कितना हुआ 16। हमें निकालना 30%, तो 10 दिया 30% और 16 थी 48। तो इसका 30% है 48। डिस्काउंट दिया तो 48 कम कर दो आप, तो ये कितना आ गया आपके पास 112। अब आप खुद ही बताओ 100 रुपये के आर्टिकल को 100 रुपये का आप कोई वस्तु लेकर आए और आपने उसको बेच दी 112 की, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 12 रुपये का। और 100 रुपये पे कोई नंबर घटना या बढ़ना सीधा उसका आंसर आता है परसेंटेज में। भाई 100 वाला आर्टिकल आपने बेच दिया 112 में,
तो आपको प्रॉफिट हुआ कितना 12 रुपये का। अब 100 पे कोई भी नंबर को आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधा आएगा परसेंटेज में, तो यहाँ इसका प्रॉफिट कितना हुआ 12%। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, और ये आपका सवाल कहाँ से है, ये आपका है त्रिभुज का सवाल। इस सवाल में क्या बोला आपसे, एक त्रिभुज का परिमाप दिया आपको 40 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब पेरीमीटर, और एक भुजा दी आपको 11 सेंटीमीटर, तथा दूसरी दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो 3 सेंटीमीटर है। अंतर मतलब डिफरेंस, मतलब कोई भुजा ऐसी है जो दूसरे वाले से 3 सेंटीमीटर बड़ी है या किसी एक से 3 सेंटीमीटर छोटी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप कोई ट्रायंगल बनाओगे अपने पास से, तो कोई ट्रायंगल आप बनाओगे। यहाँ पे हमने माना ही ट्रायंगल है, इसमें एक भुजा कितनी 11 फिक्स कर दी, सपोज दैट यही 11 है, और जो बाकी दो भुजाएं हैं इनमें 3 का अंतर है, 3 सेंटीमीटर का अंतर है। तो आप क्या करेंगे, अपने पास से किसी भी एक को x मान लो, सपोज दैट हमने इसको x मान लिया, तो इसको आप चाहे तो कर लो x+3, चाहे आप कर लो x-3, बात आपकी रहेगी सेम। हम मान लेंगे ये 3 अधिक है, तो अंतर कितना का इसमें 3 सेंटीमीटर का। उसने आपको दिया परिमाप कितना 40 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, या पेरीमीटर इजकल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं के योग को, सभी भुजाओं के योग को आप क्या कहते हैं, परिमाप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे पहले अपने अकॉर्डिंग, जो हमने नंबर छापे यहाँ पे, तो इसको सबको आप ऐड कर देंगे, मतलब 11 + x + x + 3, ये आपका क्या आ गया पेरीमीटर ये आपका परिमाप आ गया। और परिमाप कितना गिवन आपके सामने 40। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, x + x कितना हो गया 2x हो गया, इजकल टू 11 और 3 कितना हो गया 14, और 14 इस साइड जाएगा घटेगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 26 यहाँ पे। तो x का मान कितना आ गया 13। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली भुजा कितनी है 13, और ये वाली भुजा कितनी आ गई आपके सामने, ये आ गया आपके पास 16। अब ये बताओ, अब इसका आपको निकालना क्या है, एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का एरिया निकालने के आपके पास कई फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें आपका S = क्या होता है, S को आप बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, यानी कि सभी भुजाओं का योग कर दो आप, सम ऑफ ऑल साइड को आप 2 से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर, मतलब S की वैल्यू मिल जाएगी। तो S = होता आपका A + B + C/2, जहाँ पे ABC क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो S है, एक फॉर्मूला है आपके पास एरिया निकालने का, वो होता आपका S × S-A, S-B और S-C। ये ऐसा फॉर्मूला है आपका, इसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का फॉर्मूला। ये ऐसा फॉर्मूला है, चाहे त्रिभुज आपका किसी भी प्रकार का हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, कैसा ही ट्रायंगल आपके पास में हो, अधिक कोण, न्यून कोण, कैसा ही क्यों ना हो, सबका एरिया निकाल देगा ये वाला फॉर्मूला, बस आपको तीनों साइड पता हो। एक फॉर्मूला होता है आपका त्रिभुज में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला आपका होता है हाफ इंटू AB sin थीटा, हाफ इंटू AB sin थीटा, ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है इसमें ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ना ही तो ये जो फॉर्मूला आपका है ना यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका लगता है समकोण त्रिभुज में। अब ये आपका ना तो समकोण त्रिभुज है और ना ही यहाँ पे आपको कोई थीटा गिवन है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको किसकी नीड है, पहला आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर S निकालेंगे, और S = होता क्या आपका, S = होता सम ऑफ ऑल साइड बाई 2, यानी कि 11 + 13, 11 3 14, 10 24, 6 30, 10 40। कोई डाउट यहाँ पे बताओ कोई किसी का, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 11 + 13 + 16 और 2 से आप भाग कर देंगे, क्योंकि आप निकाल रहे हो सेमी पेरीमीटर, जिसको आप S से डिनोट करते हैं, S से। तो ये आपका आ गया 40, यानी कि ये बन गया आपका 40/2, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास 20। अब S का मान 20 आ गया और आपके पास तीनों साइड है ही हैं। अब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर आप छाप दो, तो आपको यहाँ रखना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, √,
एस का मान कितना आपके पास 20 है, ये रहा आपके पास 20, तो 20 इंटू एस माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कोई मान लो आप, ए का मान मान लो 11, तो एस का मान 20 है, तो 20 माइनस 11 कितना बचा आपके पास 9, फिर इंटू एस माइनस बी का मान कितना 13, तो 20 से आप 13 घटाओ तो क्या मिलेगा आपको 7, इंटू एस माइनस सी, और सी का मान कितना है 16, तो 20 से 16 का कितना बच गया आपके पास 4। अब ये बताओ इस 20 को आप क्या छाप सकते हैं, 4 इंटू 5। अब ये बताओ ये सब किस में है, अंडर रूट में। आपके पास हो गए 2 4, तो 2 4 यानी कि 4 की पावर 2 हो गया अंडर रूट के अंदर, तो 1 4 बाहर निकल का जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा, इंटू आपके पास ये 9 लिखा हुआ है, ये होता है आपका 3 की पावर 2, तो इसका 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 बाहर निकल गया। अब यहाँ बच गया 5 अकेला और 7 अकेला, ये तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो 7 पंजे 35, ये आ जाएगा अंडर रूट में 35। तो इसका आंसर कितना बन गया, 4 तिया 12, 12 रूट 35, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो गया राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, और ठीक ठाक गुना भाग इसके अंदर मुझे लग रही है, वैसे है नहीं। एक शहर की जो वर्तमान आबादी है, प्रेजेंट टाइम की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 80,000। यदि बढ़ोतरी की दर 5% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी कितनी होगी। आफ्टर 3 इयर्स के बाद उसने आपसे पूछा है उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वर्तमान कितनी है 80,000 इसकी आबादी, और वृद्धि दर कितनी इसकी 5%। तो आप क्या करेंगे 5% का निकालेंगे फ्रैक्शन, तो ये बनेगा 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले साल 20 थी तो उस पर वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट का मतलब प्लस, यानी कि 20 पे 1 की वृद्धि। एक साल में कहानी क्या बनेगी 20 से 21 हो जाएगी। लेकिन कहानी कितने साल की है, कहानी आपकी है 3 साल की, तो सेम घटना आपकी 3 साल घटेगी 3 बार, यानी कि फिर एक 20 से 21 हो जाएगी ये, और ये फिर क्या हो जाएगी 20 से 21, ये हो जाएगी 3। ये तो है प्रेजेंट टाइम की पॉपुलेशन, और ये आ गया आपके आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद की पॉपुलेशन। 20 20 20 कितना हो गया 8,000, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये चलेगा 10 टाइम। 21 21 21, जब आप 21 की पावर 3 बार करेंगे आपको मिलेगा 961, 961 नहीं, आपको मिलेगा 92 61। 21 की पावर 3 वो होता आपका 31 की पावर 2 961, लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 21 की पावर 3 मतलब 21 की क्यूब, 21 की क्यूब होती है 92 61, और इंटू कितना आपके पास 10, तो 1 जीरो की और बढ़ जाएगी। तो 3 साल के बाद इसकी आबादी कितनी हो जाएगी 92 61 जीरो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप अच्छे समझ पा रहे होंगे इस बातों को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है, और इसको आप ट्राई करेंगे खुद से करने की। आसानी सवाल है, इससे आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें आपके सारे सवाल टफ नहीं होते और सारे सवाल आपके इजी भी नहीं होते। तो उसमें होता क्या है, कुछ सवाल आपके टफ होते हैं, कुछ आपके इजी, और कुछ होते हैं आपके मॉडरेट टाइप के। तो आपको हर टाइप के सवाल करने हैं। जो मैंने आपको कल प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें आपके ठीक ठाक सवाल हैं, इस वाले प्रैक्टिस सेट में आपके नॉर्मल सवाल हैं, और जो आपका कल या इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास आने वाला है उसमें आपके ठीक ठाक सवाल ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आप चलते हैं करते हैं सवाल को। ये आपसे कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं की बिक्री 10% की छूट पर करने का दावा करते हैं। वो दावा कर रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है 40% बढ़ाकर लिख देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। तो ये बंदा बहुत होशियार है, ये कर क्या रहा है, पहले से ही अपने आर्टिकल का मूल्य को 40% बढ़ाकर छाप रहा है, और उसके बाद आपको दिखाने के लिए 10% की छूट दे रहा। तो प्रॉफिट तो उसको फिर भी हो रहा है। तो वही आपसे पूछ रहा कि लाभ परसेंट कितना है उसका। तो आप यहाँ बताओ भाई, कोई तो आर्टिकल का सीपी होगा, तो सीपी आप क्या मान लेंगे, आपकी इच्छा है, आप एक्स वाई जेड 100 200 500 आप कुछ भी मान लो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आप वो नंबर मानेंगे जो आपके लिए इजी होगा। तो आपके लिए एक ही नंबर इजी होता है, वो होता है 100। तो आप मान लो सीपी 100 है। अगर आपका सीपी 100 है
तो आपका एमआरपी कितना होगा भाई? एमआरपी आपने छापा है 40% बढ़ा के, तो 100 का 40% कितना हो गया? 40 रुपये। तो 100 + 40 कितना हो गया? 140। तो आपका एमआरपी कितना आ गया? 140। अब होता क्या है, एक बात आप याद रखना, आपका डिस्काउंट हमेशा कहाँ मिलता है? एमआरपी पे। हमेशा डिस्काउंट आपको मिलता है अंकित मूल्य पे। और डिस्काउंट कहाँ मिला? कितना मिला आपको? 10%। और डिस्काउंट के बाद आप आर्टिकल को सेल करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप निकालेंगे सेलिंग प्राइस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी 4-5 चीजें होती हैं। एक प्रॉफिट होता है आपका, एक आपका लॉस होता है, एक आपका होता है सीपी, और एक आपका होता है एसपी, और एक आपका होता है एमआरपी। इन्हीं 5-6 चीजों पर काम करते हैं बस आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इसमें। तो 10% की छूट, और छूट कहाँ देंगे आप? एमआरपी पे। 140 का 10% कितना हो गया? 14 रुपये। तो 140 से आप 14 कम कर दो तो कितना आएगा? 126। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 100 वाला आर्टिकल जिसका मूल्य 100 रुपये है ना, आपने उसको सेल कर दिया है 126 में, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट होगा आपको? 26 रुपये का। और 100 रुपये पे, अगर 100 रुपये पे कोई नंबर घट रहा या बढ़ रहा, सीधा उसका आंसर होता है परसेंटेज में। तो प्रॉफिट कितना होगा इसको? 26% का। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है। इसमें आपसे पूछा है 4 के स्थानिक मान इसने आपसे क्या कहा? 4 का प्लेस वैल्यू और प्रत्यक्ष मान का मतलब फेस वैल्यू। तो आपसे पूछा 4 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर क्या है। तो ये पूछ रहा 4 का प्लेस वैल्यू और 4 के फेस वैल्यू में कितना अंतर है। तो ये नंबर आप यहाँ छाप लो एक बार, 32437 तो आप बताओ इस 4 का स्थानीय मान कितना है। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, तो यह 1000वें स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 4000। और डिफरेंस पूछा है इसके फेस वैल्यू से। भाई फेस वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू से आप कहीं भी बिठा दो, बीच में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, उसकी फेस वैल्यू हर जगह सेम होती है। लेकिन किसी भी संख्या का स्थानीय मान बदलता रहता है उसका। तो इसका फेस वैल्यू कितना? 4 ही है। तो डिफरेंस कर दो तो आपको कितना मिलेगा? 3996। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसानी सवाल था ये तो आपका। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक अच्छा सवाल है करने के लिए, तो करते हैं इसको भी। ये कह रहा 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी लगाए जाएं तो काम पूरा करने में कितना दिन लगने वाले हैं। ये सवाल आपका कॉपी पेन से करने का नहीं है, माइंड से करने का है। देखो और कर दो विद इन सेकेंड में। यही वे सवाल होते हैं जिन्हें टीचर्स बोलते हैं बिना कॉपी पेन वाले सवाल। तो ये कह रहा 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। भाई कोई व्यक्ति एक दिन में कुछ तो काम करता होगा, कोई तो एफिशिएंसी होगी व्यक्ति की। तो आप अपने पास से कुछ ही मान लो। हम मान लेंगे यहाँ पे, हम ऐसा मान लेंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करेगा, या एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता। तो यहाँ पे है 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति एक दिन में 12 काम करेंगे और 12 व्यक्ति 2 दिन में 24 काम करेंगे। यहाँ पे जो है ना 12 व्यक्ति 24 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 24 दिनों में। तो पहला काम क्या है? कुल काम निकालेंगे आप। तो 12 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। तो 24 दिन में कितना काम करेंगे? इनटू आप 24 कर देंगे। ये आपके पास आ गया टोटल वर्क, कुल काम मिल गया आपको। अब ये काम करना किसको है? 8 आदमी को। अब ये काम करना है 8 आदमी। तो 8 आदमी, एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, क्योंकि क्षमता कितनी है? एक आदमी की 1 है। तो 8 आदमी एक दिन में 8 काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे? इस काम को 8 से भाग कर देंगे। तो 8 या कितना आ गया? 24, और 12 3 जा कितना आ गया? 36। तो ये 8 आदमी इस काम को करेंगे 36 दिनों में। इसका हो गया
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, बहुत ही आसान सवाल आपने कर दिया होगा। ये है 7105 में इकाई का अंक कितना होगा, तो बताओ भाई इकाई का अंक कितना है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। यही वो सवाल है जिसे आप बोलते हैं दूध पीता बच्चा कर देगा इन सवालों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इसका एक फॉर्मूला भी है लेकिन आपको मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं नहीं। भाई ये कर आपसे, यदि साहिल अपने घर से कार्यालय के लिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट पहला पहुंचता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करें। भाई घर से वो जा रहा है कार्यालय और कार्यालय से घर, या आप ऐसा बोल देंगे यहाँ पर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। और आपको एक बात का पता होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है आपकी तो जो अनुपात तो आपका होता है चाल का, उसका उल्टा किसका अनुपात होता है टाइम का। अगर आप स्पीड के अनुपात को निकाल के उस अनुपात को आप उल्टा कर देंगे तो आपको किसका अनुपात मिलेगा, टाइम का अनुपात मिलेगा। तो यहाँ पे बताओ पहली बार चाल कितनी है इसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड टाइम कितनी है, सेकंड टाइम इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड का अनुपात कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो स्पीड का अनुपात आ गया 4:5। अब टाइम का अनुपात निकालो आप। हमें क्या निकालनी है, दूरी। और डी इक्वल टू क्या होता है आपके लिए, भाई डिस्टेंस आप निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपके पास दोनों की स्पीड है, लेकिन किसी भी एक बंदे का किसी भी एक बार का आपको टाइम पता हो, रियल टाइम क्या है। स्पीड तो आपके पास दोनों हैं, आपको किसी भी स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम मिल जाए रियल वाला, तो उस स्पीड में आप टाइम से गुना कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये बताओ टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5/4। ये बताओ अनुपात में टाइम में कितना अंतर है, 1 का। अब यहां पर निकालेंगे आप कि रियल में टाइम में कितना अंतर है। अब ये बताओ आप यहाँ पे, पहली बार जब वो पहुंचता है तो 5 मिनट पहुंच देता है देर से, और नेक्स्ट टाइम 10 मिनट पहुंच जाता है पहले। एक बार लेट हो गया, एक बार पहला पहुंच गया, तो टाइम में कितना अंतर आ गया, 10 और 5 15 का। तो टाइम में अंतर आ गया 15 मिनट का, यानी कि एक अनुपात का मान कितना आ गया 15 मिनट। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो इसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल लो, चाहे इसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल लो। एक अनुपात का मान है 15 मिनट, तो 4 अनुपात का मतलब कितना हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट को आप क्या बोल देंगे 1 आवर। तो आपको तो डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 20, हमने ली है नीचे वाली स्पीड, तो हम इसी के अकॉर्डिंग हमें टाइम निकाला है। तो स्पीड कितनी है आपके पास 20, टाइम कितना 1 घंटे का, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 20 किलोमीटर का। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद में विद इन सेकेंड में कर लेंगे बिना ही फॉर्मूले के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप अच्छे समझ गए होंगे इस सवाल को। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, ये कह रहा आपसे एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 4:5 के अनुपात में है। अगर उस कक्षा में 10 और लड़के आ जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज इन द रेशो 4:5। इफ 10 मोर बॉयज join that class then the ratio of boys and girls becomes 6:5। how many girls are there in the class। तो आपको बताना है इस क्लास के अंदर कितनी गर्ल्स हैं। तो ये बताओ बॉयज का एंड गर्ल्स का अनुपात क्या है, 4:5। अब इस क्लास में बंदे कौन आए, बॉयज आए हैं। कितने लड़के आ गए 10 लड़के, तो इसमें आए हैं बॉयज, आए कितने हैं 10। अब ये बताओ अगर लड़के क्लास के अंदर आए हैं, भाई लड़कियों की अगर लड़के क्लास में आए हैं तो संख्या किसकी बढ़ेगी, लड़कों की। तो अब यहाँ पे क्या है ना आपके, जैसे ही 10 लड़के आते हैं ना तो अनुपात क्या हो गया बॉयज एंड गर्ल्स का 6:5 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स पहले भी 5 थी, गर्ल्स आज भी 5 है, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि गर्ल्स ना तो आई और ना ही गई, तो जितनी गर्ल्स आपके पास पहले थी उतनी ही गर्ल्स आ जाएं। और लड़के पहले अनुपात में कितने हैं 4, आज कितने हैं 6, तो अनुपात में कितना इंक्रीजमेंट हो गया लड़कों में 2 का, यह अनुपात में इंक्रीजमेंट है। और रियल में कितना इंक्रीजमेंट है, रियल में है 10 का, तो 2 का मान 10 हो गया, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 5, 1 अनुपात का मान 5 आ गया। आपसे पूछा है कक्षा में कितनी गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी है अनुपात में 5, 1 अनुपात का मान 5 है, तो 5 अनुपात का मान कितना आ गया 25। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 25। ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा सही जवाब। और सवाल शायद आपके खत्म हो लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करना क्या है, जो वीडियो को लाइक करना है, बाकी आपको एक कमेंट करना है अच्छा से, और बाकी अपनी इच्छा अनुसार आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यू कैन डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।